हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्टार्ट करते हैं इस वीक के जो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दैट इज रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ऐसा हमें देखने को मिला कि इंडिया टॉप 40 में आ चुका है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या चेक किया जाता है कि अलग अलग कंट्रीज की किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। तो इंडिया का रैंक इस बार आउट ऑफ 130 कंट्रीज में से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना आया है? 40। पिछले साल ये 46 था, उससे पहले 2015 में हमें 81 देखने को मिला था। तो आप देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया ने कंसिस्टेंटली इस इनोवेशन के अंदर काफी अच्छा काम किया है। और इवन देखो, अगर बात करें जो कहीं ना कहीं जो होती है ना कि लोअर मिडिल इनकम, जो कंट्रीज की इनकम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर आती है, उनमें इंडिया लीडर है इनोवेशन के टर्म्स में। तो इंडिया की काफी यहाँ पे तारीफ हुई है कि इंडिया काफी अच्छे तरह से इनोवेशन को इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं कि इंडिया की ये रैंक इंप्रूव आखिर हुई क्यों है, तो उसके मेजर पीछे रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट, आईसीटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट, ठीक है ना, इस वजह से कहीं ना कहीं इसके पीछे के रीजन रहे। साथ ही साथ हमारे देखो जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, इसके साथ ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सभी में ग्रेजुएट्स का होना, लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करना। तो ये कुछ कहीं ना कहीं रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से हमने इनोवेशन में थोड़ी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड अगर बात करें, देखो टॉप रैंक किसका आया है, तो टॉप रैंक आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड का। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, स्विट्जरलैंड हर साल उनका टॉप मोस्ट रैंक ही आता है। पिछले 12 साल से स्विट्जरलैंड ही दुनिया की सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी बनी हुई है। उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रैंक भी बहुत अच्छा है, स्वीडन हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये कुछ टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप रैंक्स पाई हैं। और अगर मैं स्पेशली देखो बात करूं 2022 की, तो 2022 की आप यहाँ पर थीम देख सकते हो। थीम क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ये देखो, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। इंडिया के रिगार्डिंग ना इन्होंने और भी बातें करी हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020, ठीक है। उसके साथ ही अटल टिंकरिंग लैब्स, आप नीति आयोग के बारे में ये चीज पढ़ते हो, राइट। अब ये सभी जो स्टेप्स हैं, यहाँ पर इन सभी स्टेप्स के साथ साथ अगर हम कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को बात करें, तो यहाँ पर इन सभी ने क्या किया है, इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम, IPR रिजीम है ना, उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिली है। एंड उसके बेसिस पे क्या होता है, इनोवेशन बढ़ती है। एंड इसी वजह से इंडिया का रैंक पिछले सालों में ओवरऑल टाइम इंप्रूव ही होने को देखने को मिला है, ठीक है। इवन देखो, आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देखो, कंसिस्टेंटली 81 था पहले, फिर आगे हम 66 पे, फिर 60, 57, 52, 48, 46 एंड 40, ये हमारी हाईएस्ट पोजीशन है। तो कंसिस्टेंट हमने इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले 6 से 7 सालों के अंदर। तो ध्यान क्या रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ हमें जानना क्या था कि इंडिया का रैंक क्या है, तो वो भी हमने समझ लिया। रैंक कितना है? रैंक है इंडिया का 40 एंड काफी तेजी से हमने इंप्रूवमेंट दिखाई है। पीछे के हमने रीजन भी जान लिए। इवन देखो, जो ये रीजन है ना, आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो इनोवेशन के, कैसे इंडिया ने इंप्रूव किया है, क्या क्या चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं या तो देखो, क्वेश्चन अगर बनेगा प्रीलिम्स के अंदर, वहां बता पूछेगा कि कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज करता है, मेंस के अंदर आप अपने आंसर में कोट कर दोगे। तो यही जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, कैसे इसको मैं किस चीज के साथ रिलेट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, राइट। तो हमें पॉइंट क्या करना है, हमें ये जब भी कोई पढ़ना है ना कोई चीज, हमें इंश्योर करना है कि कोई चीज हमारे लिए क्या वो प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है या वो मेंस के लिए रेलेवेंट है, ठीक है ना। और इनफैक्ट जो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमें ओवरलैप भी देखने को मिलती हैं कि सेम चीज प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है तो मेंस के लिए भी। इवन देखो, जब हम कोर्स की बात करते हैं हमारे प्रारंभ के अंदर, वहां भी सेम चीज आपके साथ डिस्कस करी जाती है। मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं, प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी। इंटीग्रेटेड तरह से एक तरह पे यहाँ पे हमें आपको स्टडी देखने को मिलेगी, राइट। वीडियो लेक्चर्स की फॉर्मेट में सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, किसी भी चीज का हो। टेस्ट सीरीज में आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, साथ ही साथ आपको सारे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा पाते हैं। इसी वजह से ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, बिल्कुल रूट से पिनिकल तक का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप जा सकते हो video.onlyas.in पर। इन केस अगर कोई आपके डाउट्स हो तो इस नंबर पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। दूसरी एक चीज जो थी
वो है रिगार्डिंग आईएमएफ का डेटा, एक रिपोर्ट आई है, और साथ ही साथ ना आईएमएफ के एक चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ बातें बोली हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को इकट्ठे ही हम एक बार समझ लेते हैं। पहले तो ये समझो कि ये रिपोर्ट है कौन सी। देखो, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ध्यान क्या देना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन रिलीज करता है? तो आप क्या बोलोगे? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको रिलीज करता है। एक चीज और ध्यान दो, कितनी बार रिलीज होती है ये होती है एक साल में। कितनी बार? 2 बार। ठीक है ना? कई बार हमें लगता है कि रिपोर्ट्स जनरली एनुअली होती हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक साल में हमें 2 बार रिपोर्ट देखने को मिलती है। एक बार आती है ये अप्रैल के अंदर, दूसरी बार आती है ये जनरली अक्टूबर के अंदर। ये मंथ नहीं याद रखने, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखो क्या होता है, आप लोग भी पढ़ते हो ना कि आईएमएफ ने बोल दिया कि इंडिया इतने परसेंट से ग्रो करेगा। आईएमएफ ने अभी चेंज कर दिया अपने प्रोडिक्शन, सुने होंगे ना ये पॉइंट्स। तो ये यही रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जहां पर आईएमएफ इन बातों को बोल रहा है, राइट? और वर्ल्ड के रिगार्डिंग ना इन्होंने कुछ मैसेज दिया है। व्हाट इज दैट मैसेज? द वर्स्ट इज येट टू कम। बुरा वक्त अभी तो आने वाला है। ठीक है ना? तो ये आईएमएफ का कहना है ऐसा। इसके साथ ही ये जो रिपोर्ट, आप समझ गए, मीनिंग तो समझ गए ना रिपोर्ट का? ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने देखो एक वर्ड यूज नहीं किया, स्टैगफ्लेशन, वैसे इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, पर इसका जो मीनिंग होता है ना वो इन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है। कैसे? देखो, स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है आप जानते हो, कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो या तो स्टैगनेंट है या कम हो रही है, नेगेटिव में भी हो सकती है। साथ ही साथ वर्ल्ड में क्या है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होना। इन तीनों को जब हम कंबाइन कर दें, क्या उसका मतलब स्टैगफ्लेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो कहने का पॉइंट क्या है, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में वैसे ये वर्ड मेंशन नहीं किया कि स्टैगफ्लेशन वाला वर्ड, पर ये सभी बातों का जिक्र जरूर किया हुआ है। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो हालत खराब है उसकी, यूरोपियन यूनियन की हालत थोड़ी खराब है, चाइना की भी ग्रोथ है कुछ हद तक एक रुक सी गई है, बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही। वर्ल्ड की इन्फ्लेशन के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है, बार बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं कितनी बार, राइट? जो ये सारी चीजें हैं, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी हाई ही है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है क्या, कि वर्स्ट इज येट टू कम, दुनिया के थोड़े हालात अभी और भी बुरे हो सकते हैं। इवन जो 2023 की अगर बात करें तो 2023 में हमें काफी कंट्रीज के अंदर रिसेशन देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, इसने बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट किया पूरी दुनिया को ही। चाइना में भी अलग ही हमें एक तरह का आजकल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ रही है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ चल रहे हैं, राइट? और साथ ही साथ इन्होंने ना थोड़ा वर्ल्ड के रिगार्डिंग डेटा भी दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड का आउटपुट है। जैसे इंडिया का जैसे जीडीपी का फिगर्स दिए ना इन्होंने, एक्सपेक्टेड कितने हैं, उसी तरह से वर्ल्ड के रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि ये 2022 का जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से 3.2% इन्होंने 2022 की बात करी है। 2023 की बात करी है कि 2.7% से ग्रोथ होगी। अब ये जो नंबर्स है ना ये एक्चुअल में काफी खराब है। अगर मैं पिछले 20-22 साल की बात करूंगा ना, मान लो जो 21st सेंचुरी की, तो अगर मैं एक छोड़ दूं 2008 को, क्योंकि 2008 में आप जानते हो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और एक छोड़ दूं मैं वो जो कोविड 19 का पीरियड था 2020 के जो स्टार्टिंग वाला पीरियड था, अगर इन दोनों पार्ट्स को मैं छोड़ दूं तो इसके अलावा पिछले 20 साल में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ प्रोफाइल है पूरी वर्ल्ड की। समझ रहे हो? तो काफी हालत यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चीजों की हालत काफी खराब है। उसी तरह से आप इन्फ्लेशन के नंबर्स देख लो, इनके कोर इन्फ्लेशन का नंबर देख लो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं वो काफी हाई देखने को मिलेंगे हमें पूरे वर्ल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब एक चीज देखो, इन्होंने इंडिया के लिए क्या बोली है, जो कि हमारे लिए एक्चुअल में मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया, इन्होंने बोला है कि इंडिया ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है इन द सेंस कि इंडिया में इन्फ्लेशन भी ना उतनी ज्यादा नहीं है जितनी वर्ल्ड के अंदर है। महंगाई है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जितनी वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई हो रखी है, इंडिया में कंपैरेटिवली उससे कम है। साथ ही साथ इंडिया की ग्रोथ रेट भी ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब है, नहीं, ठीक चल रहे हैं हम ग्रोथ रेट के अंदर। तो बाकी कंट्रीज से इंडिया थोड़ा सा हम कह सकते हैं बेहतर है। बट ये रिपोर्ट इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर रही है कि इंडिया ने ना जो 2020 में कोविड 19 के अंदर ना बहुत हम नीचे चले गए थे, हमारी इकोनॉमी अचानक से बहुत नीचे आ गई थी। तो अभी तक हम उससे रिकवर पूरी तरह नहीं हो पाए हैं, अभी हमें और टाइम लगेगा उससे रिकवर होने के लिए। साथ ही साथ कोविड 19 के पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को लॉस देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लगभग 5.6 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा में आ गए। समझ रहे हो? ये वर्ल्ड बैंक ने बोला था ऐसा। तो हालत इंडिया की भी बहुत, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब कंपैरेटिवली बाकी कंट्री से ठीक है थोड़ा,
बट अभी इंडिया को और काम करने की जरूरत है। इसके अलावा देखो इस रिपोर्ट में कुछ और पॉइंट्स भी बोले गए हैं। व्हाट आर दोस पॉइंट्स? ये एक्चुअली पॉइंट्स ना आप मेंस में लिख सकते हो। जैसे कि इन्होंने बोला है कि इंडिया में ना क्या इश्यूज आ क्या सकते हैं फ्यूचर के अंदर। पहला इशू इन्होंने बताया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। ठीक है ना, देखो कच्चा तेल जैसे जैसे उसके दाम बढ़ते रहते हैं, आप जानते हो इंडिया में क्या आने लग जाता है, इंडिया में भी तो महंगाई बढ़ने लग जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। राइट। तो ये वाला केस इंडिया में हो सकता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो, सभी जगह की इंडिया में अलग अलग चीजों की महंगाई हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखो जो ग्लोबल स्लो डाउन है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आ सकता है, क्योंकि अब हम एक तरह से क्या है, पूरे ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है ना। तो अगर कोई चीज यूएसए को इम्पैक्ट कर रही है तो वो द टाइम हो सकता है वो हमें इम्पैक्ट करे। कैसे? इंडिया देखो क्या करता है, इंडिया यूएसए को काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अगर मान लो यूएस में सिचुएशन खराब हुई तो क्या इंडिया के एक्सपोर्ट यहां से खराब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये चीज भी यहाँ इन्होंने बात करी हुई है। इस वजह से इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगी। राइट, ये पॉइंट इन्होंने बात करी है। फिर एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट हुआ तो इससे क्या हुआ, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ठीक है, हम चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे या कम कर रहे हैं एज कंपेरेटिवली। ठीक है। उसके साथ ही साथ यहां पर ये भी हो सकता है, जैसे $1 इक्वल टू, आप जानते हो कि इंडिया का जो रुपी था वो 80 के आसपास हो गया है। हो सकता है फ्यूचर में और नीचे आए और डेप्रिशिएट हो, तो वो भी इंडिया के लिए खराब सिचुएशन बन सकती है जब ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट करती है चीजें। राइट। इसके साथ ही आरबीआई, आप जानते हो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब रुपये बहुत नीचे जा रहा होता है, तो आरबीआई क्या करती है, कुछ इंटरवेंशन करती है। बिल्कुल। और जब इस चीज को कंट्रोल करने की वो कोशिश करती है तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। आप जानते हो पहले ना हमारे आई थिंक 650 बिलियन के आसपास भी हो गए थे। फिर आरबीआई को इस चीज को थोड़ा मेंटेन करने के लिए, ताकि रुपये बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए, उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई को बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व खर्च करने पड़े हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है हमें ये चीज और भी करना पड़े। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे बोली गई हैं कि इंडिया के लिए कुछ एक कंसर्न हो सकता है फ्यूचर के अंदर। इंडिया बाकी कंट्रीज से भले ही बेहतर है, पर ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कर रहा है। इंडिया को भी और काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही देखो जब ये सारी सिचुएशन आती है ना कि लोगों के सिचुएशन थोड़ी खराब है, तो वहां पर फिर क्या करना होता है, गवर्नमेंट को स्टेप अप करना होता है। मतलब गवर्नमेंट आए, मार्केट के अंदर खर्चा करे, लोगों को हेल्प करे, अगर लोगों के नीड्स हैं, ठीक है, लोगों की अगर जॉब जा रही हैं या लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को अपने स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। राइट। पर जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो गवर्नमेंट का क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। इंडियन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट पहले ही ज्यादा है, इसको और सिचुएशन एक और खराब हो जाएगी इस तरह से। तो ये कुछ कंसर्न्स है जो उन्होंने बोले हैं, क्या जो इंडिया के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स है और इंडिया को वो चीजें ठीक करने की जरूरत है। तो ये वाली ऊपर चीज तो हम समझ गए कि रेड फ्लैग क्या है इंडिया के लिए, क्या इन्होंने पॉइंट किया हुआ है, क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब नीचे वाला आर्टिकल समझते हैं। देखो ये भी एक्चुअल में ना आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, आईएमएफ के ना एक चीफ इकोनॉमिस्ट है, दैट इज, ठीक है, पेरे ओलिवियर। ठीक है, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग द नेम इनकरेक्टली, बट थिंग इज कि पेरे ओलिवियर जी ने इनसे ना एक्चुअल में एक क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट वाज द क्वेश्चन, कि क्या इंडिया में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्या इंडिया एक्चुअल में ये बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा इंडिया के, एक तरह से कह लो कि इन्होंने इंडिया को एक ब्राइट लाइट में प्रेजेंट किया कि हाँ, इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। ठीक है ना। पर साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इंडिया को क्या क्या करना चाहिए फ्यूचर के अंदर अगर हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। देखो अगर इसकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कुछ हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी है। किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, देखिए कुछ तो इन्होंने एग्जांपल्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक या इवन उससे पहले इंडिया ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम्स की मदद ली। उससे क्या हुआ, जो हमारा डिजिटलाइजेशन था उसके थ्रू हमने जो बेनिफिट्स थे लोगों के डायरेक्टली खातों में पहुंचाए हैं। ठीक है ना। पिछले वो सरकारों ने भी पहुंचाए हैं, इस टाइम की सरकार ने भी डेफिनेटली ये काम किया हुआ है। तो ये इंडिया के जो स्टेप्स हैं इनकी ये काफी तारीफ करते हैं। और आप देखो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इंडिया में 125-130 करोड़ इस तरह से लोग हैं। इतने सारे लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, या फिर इवन वो भी टारगेटेड मैनर में, जिनको इनकी जरूरत है उनको उस चीज के बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, तो ये काफी एक बड़ा टास्क है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस टास्क को अचीव किया है। उसके साथ ही देखो कहीं ना कहीं इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी पिछले सालों में काफी बड़ी है। ठीक है ना। और ये इंडिया के इनोवेशन को भी दिखाता है। पर अगर हमें फ्यूचर में इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट को
और भी बढ़ाना है तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं। व्हाट आर दे? पहला है, इंडिया को हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत है। आज भी देखो इंडिया का हेल्थ सेक्टर थोड़ा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। इवन देखो आप जब कहीं ना कहीं क्या होता है, जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स तो हैं, पर वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग है उनका इलाज का बिल ही बहुत ज्यादा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, इस तरह के बड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर के अंदर हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल स्पेंडिंग की इन्होंने बात करी है, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, डिजिटल लिटरेसी की इन्होंने बात करी है कि डिजिटल एक्सेस, डिजिटल लिटरेसी, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि रोड्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, बाकी चीजें बना दी, नहीं, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे इन्होंने बात करी हुई है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजों में अगर हम होलिस्टिकली इन्वेस्ट करेंगे ना, तो फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकता है। तो ये कुछ कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं इनको हमें टैकल करने की जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम फ्यूचर में ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंडिया राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोनों पॉइंट्स हमने देखने की कोशिश करी। इंडियन इकोनॉमी में कुछ रेड फ्लैग्स थे वो भी हमने समझे, कुछ इंडियन इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव्स थे वो भी हमने समझे, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं वो भी हमने समझने की कोशिश करी। तो मेंस के रिगार्डिंग ना यहाँ पे आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने कंक्लूजन के अंदर कहीं पर भी ये पॉइंट्स को डेफिनेटली आप कोट कर सकते हो, ठीक है। एक देखो और चीज हुई इस लास्ट वीक के अंदर कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अनाउंस किया गया, ठीक है ना। इसके लिए देखो मैं यहाँ पे इसके लिए डिस्कस कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बना चुका हूँ। तो आपको ने क्या करना है, ये एक्चुअली नाम गलत है, मैंने इसको ठीक करवा दिया है, तो ये पुरानी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको, इन तीनों इकोनॉमिक्स को इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। तो मेक श्योर कि आप ये पर्टिकुलर नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स ओनली आईएएस करके सर्च करोगे, 11 मिनट के आसपास की वीडियो है, इसको एक बार देख लेना, काफी आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक्स का क्या रोल होता है, क्या पर्टिकुलर काम था इनका, ठीक है ना। तो ये चीज मेक श्योर कि आप ये पर्टिकुलर वीडियो डेफिनेटली देखना। इसके साथ ही देखो पिछले वीक्स मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि एक लैंडिंग एजेंसी है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती है। देखो इसको समझो, हमने देखो क्या देखा, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, बिल्कुल। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, मैन, मनी, मटेरियल, इन सभी चीजों की एक मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। तो इकोनॉमी दुनिया की कैसी थी, काफी बुरी सिचुएशन में थी, यस। उस टाइम पे क्या हुआ, कंट्रीज मिली, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि हमें नहीं, हमें क्या करना है, हमें इस इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सुधारना है। तो एक मीटिंग होती है, कहाँ हुई मीटिंग, वो मीटिंग हुई ब्रेटन वुड्स के अंदर। अब ये ब्रेटन वुड्स क्या है, देखो जगह का नाम है, न्यू हैम्पशायर के अंदर ना एक जगह है ब्रेटन वुड्स के नाम से, यूएसए के अंदर। 1944 की जुलाई में ये मीटिंग होती है, ठीक है ना। उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है, उस मीटिंग में कुछ हमने 2 इंस्टीट्यूशंस निकले। व्हाट वर दोस, एक था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, और एक था आईएमएफ। दरअसल में ये और कुछ नहीं है, वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है, ठीक है, और आईएमएफ है। ये 2 इंस्टीट्यूशंस निकले, इनको क्योंकि देखो ब्रेटन वुड्स के अंदर निकले थे तो इनको क्या बोल दिया, ब्रेटन ट्विंस। ब्रेटन ट्विंस क्यों बोला, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ, ब्रेटन के अंदर ना, ब्रेटन वुड्स के अंदर, और ट्विंस मतलब 2 इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो इस वजह से इनको ये चीज बोली जाती है। ऑल्दो देखो एक बात ये भी करी गई थी कि हमें एक ट्रेड के लिए बॉडी भी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ तो देखो 1994 1995 में बनी, बट इस पर्टिकुलर मीटिंग के कुछ सालों के बाद हमने एक गैट बॉडी भी बनाई है, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड। जो गैट बॉडी है वो भी हमने यहाँ पे नहीं, इसके बाद में बनी है वो, जस्ट थोड़ा, बट वहां पे डिस्कशन जरूर हो गई थी, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो अगर इतना समझ आ गया तो थोड़ा सा और समझते हैं। कई बार ना हमें काफी कंफ्यूजन होती है कि एक सिर्फ वर्ल्ड बैंक क्या होता है और एक होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसको जरा समझते हैं। देखो जब मैं बात करता हूं वर्ल्ड बैंक की, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे 2 इंस्टीट्यूट्स। व्हाट आर दे, एक हो गया आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए। समझते हैं, व्हाट इज आईबीआरडी। आईबीआरडी इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब याद करो मैंने क्या बोला, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, बिल्कुल हुआ था। दुनिया की इकोनॉमी काफी खराब सिचुएशन में होगी, बिल्कुल। कंट्रीज तबाह हुई, बिल्कुल।
कंट्रीज को क्या करना था, रिकंस्ट्रक्शन करनी थी, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना था, डेवलपमेंट करनी थी। यस, उसके लिए क्या बन गया, आईबीआरडी। फिर एक और इंस्टीट्यूट बना एक तरह से, उसको क्या बोल दिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आई रिपीट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो दुनिया की बहुत ही गरीब कंट्रीज है ना, पुअरेस्ट कंट्रीज, उनके अंदर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इस तरह की चीजों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, या इस तरह की चीजों के लिए हम हेल्प करें। तो वो क्या है, वो काम होता है आईडीए का। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक की जब मैं बात करूंगा, वहां दो इंस्टीट्यूशन मेरे दिमाग में आने चाहिए। व्हाट आर दे, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। इसके अलावा भी सर कोई वर्ल्ड ओवरऑल कुछ आते हैं? यस, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आई रिपीट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है। प्राइवेट सेक्टर आम है वर्ल्ड बैंक की, जो प्राइवेट कंपनीज को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लैंड करती है। कौन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसी तरह से एक क्या आ गया, मीगा। मीगा क्या है, मीगा स्टैंड्स फॉर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आई रिपीट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो एक कोई इन्वेस्टर है, ये सोचता है कि मैं इस XYZ कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करूं, ठीक है, पर कल को क्या हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है इस कंट्री के अंदर। मतलब कल को सरकार बदल गई, अभी डेमोक्रेसी थी, कल को वहां डिक्टेटरशिप आ गई, या फिर कुछ और हो गया, कल को वहां पे टेररिज्म हो गया, समथिंग और द अदर। तो इस बंदे को डर लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि मैं नहीं यार इस कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा। समझ रहे हो? तो वहां पे आ जाता है मीगा का रोल। मीगा मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये हेल्प करती है, एक तरह की यहाँ पे इंश्योरेंस दे देती है। गारंटी क्या होता है, इंश्योरेंस ही तो होता है। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में किसने हेल्प करी, मीगा ने, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ताकि ये इन्वेस्ट कर पाए उस चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मीगा का काम ये होता है। एक और होती है, व्हाट इज दैट, आईसीएसआईडी। अब आईसीएसआईडी क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। आई रिपीट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगर किसी कंट्री, मान लीजिए यही कंट्री है, और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कौन रिजॉल्व करवाएगा, आईसीएसआईडी। समझ आया? तो कहने का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, आईबीआरडी और आईडी आना चाहिए। जब बात करूंगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो ये तीन तो आने ही आने हैं, साथ में ये दो भी हैं। समझ आया? वर्ल्ड बैंक का मतलब ये दो। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितने हैं, पांच। कौन पांच, आईबीआरडी, आईडीए, आईसीएसआईडी, मीगा, और साथ ही साथ आईएफसी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे ये दो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेंगे पांचों के पांचों। पॉइंट समझ आया? ठीक है, एक चीज जस्ट और, इंडिया किस किस का मेंबर है, इन पांचों का मेंबर है क्या? द आंसर इज नो। इंडिया आईसीएसआईडी इसका मेंबर नहीं है, इसको छोड़ के बाकी चारों का है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन पे आ जाए। आईडीए का पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये कौन एडमिनिस्टर करता है? तो ये कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, ये आईबीआरडी के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर हमने आईबीआरडी, गैट और आईएमएफ को कॉमनली साइन किया था। बेसिकली ये गैट थोड़ा बाद में हुआ, ठीक है ना, बट आईबीआरडी और आईएमएफ आप जानते हो ये क्या है, ब्रेटन ट्विंस है, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो काफी इजी ये क्वेश्चन था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको अगर पॉइंट समझ आ गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट? तो ये तो हमने समझ आ गया। अब दो क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा है, एफएसडीसी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ना पॉज करके, और कोशिश करना यहाँ पे मुझे सही आंसर बताने की। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है, यूपीएससी 2011 का, पर मैं देखना चाहता हूँ कि आपको क्या टीजर लोन के बारे में जानकारी है या नहीं है। तो मेक श्योर इसको भी एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसको आंसर करने की। तो ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जाना, और साथ ही साथ आईएमएफ की क्या रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक क्या प्रोजेक्शंस दी हैं वर्ल्ड के रिगार्डिंग, इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग, और साथ ही साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जाना, जिसको कौन रिलीज करता था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप भी इसी तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।